हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज हमारी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट की फोर्थ पार्ट और लास्ट हमारी वीडियो है। इसके बाद हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20 से। और मैंने अब तक 1 से लेके 19A तक करवा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट का, आप प्लीज़ वहाँ पहले उन्हें देखें और उसके बाद आप फोर्थ पार्ट देखिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20 से। तो सेक्शन 20 बात करता है एग्जीक्यूशन की, यानी कि जो ऑर्डर हुआ है उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा। तो जो सबसेक्शन 1 है वो कहता है कि कोई भी पार्टी जो है वो एप्लीकेशन डालेगी फॉर एग्जीक्यूशन, किस पे, फाइनल ऑर्डर पे। तो कैसे कैसे कर सकती है, इसमें मोड बताए हैं ABC करके, आप बेरेक्ट अपना ओपन रखिएगा। तो सबसे पहले है अटैचमेंट सेल ऑफ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद B है अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अपोजिट पार्टी, यानी कि आपको अरेस्ट डिटेंशन भी हो सकता है। और C है उसके बाद अटैचमेंट ऑफ अकाउंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ अमाउंट। और उसके बाद है अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंस ऑफ, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है उस केस में उसकी जो सैलरी है वो भी अटैच हो सकती है, या नेशनलाइज्ड बैंक में, लोकल अथॉरिटी में, कॉरपोरेशन में और गवर्नमेंट कंपनी में अगर वो एम्प्लॉय है तो वहाँ उसकी सैलरी जो है वो या उसके कोई अलाउंस उसको अटैच किया जा सकता है। ई बात करता है अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट, यानी कि किसी एडवोकेट को अपॉइंट कर लेना, किस चीज़ के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, और वो क्या होगा, कमिश्नर। ठीक है, या किसी ऑफिसर को भी आप डिप्यूट कर सकते हैं। और लास्ट में यानी कि F में है डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रीमाइसेस टू द एप्लीकेंट। ओके, तो आपका फर्स्ट है जो ख़त्म हो गया है सबसेक्शन। सेकंड कहता है कि ट्रिब्यूनल जो है एग्जीक्यूशन के लिए लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल बॉडी या पुलिस की भी मदद ले सकता है। ठीक है, तो उसके बाद है थर्ड, इफ़ टीनेंट नॉट वैकेट प्रीमाइसेस विद इन 3 months। देखा, अब ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो सर्टिफिकेट होता है एग्जीक्यूट आप नहीं करवाते हो कब तक, 3 महीने रेसिडेंशियल और कमर्शियल में 6 महीने। आपने 15 और हमने जो प्रोसीजर पढ़े थे उसमें आपने पढ़ा। तो इसके इसीलिए ये सबसेक्शन है कि 3 महीने के अंदर अंदर उसे वैकेट करना होगा, किसे, टेनेंट को। और कब से, जब इशू हो गया आपका सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्या करना होगा, उसे वैकेट करना होगा। और इसमें एक लायबिलिटी बनती है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर आप नहीं करते हो तो लायबिलिटी क्या होगी, यानी कि जब से सर्टिफिकेट इशू हुआ था तो आपको मीन प्रॉफिट देखिए CPC में सेक्शन 2 के 12 में डिफाइंड है। आपको मैं वैसे बता देती हूँ कि अनलॉफुल पोजेशन में आप जब हैं और आप प्रॉफिट कुछ कमाते हैं उस पोजेशन में रहने से, तो उसे मीन प्रॉफिट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि आपकी लायबिलिटी बनेगी कि आप जितना भी रेंट है उसका 2 गुना देंगे अगर रेसिडेंशियल है, और अगर कमर्शियल था तो आप 3 गुना रेंट देंगे। ठीक है, ये क्या निकालने के लिए, मीन प्रॉफिट, की आपको इतना उससे फ़ायदा हुआ होगा और आपको ये जो रेंट है इसका दुगना और 3 times जो है मीन प्रॉफिट देना होगा। ठीक है, और इमीडिएट पोजेशन यानी कि 16 के सेक्शन में जो है वो 3 गुना हो जाएगा, यानी कि रेसिडेंशियल के लिए है ये 3 times। ऊपर हमने 2 times 3 times किया रेसिडेंशियल और कमर्शियल, लेकिन ये जो है 16 का है, यानी कि इमीडिएट पोजेशन के लिए 3 times ऑफ रेंट। उसके बाद है एग्जीक्यूशन जो प्रोसीडिंग होगी उसका मैनर क्या होगा, समरी मैनर होगा। और जो डिस्पोजल पीरियड है,
यानी कि जो एग्जीक्यूशन का डिस्पोजल पीरियड है वो कितना होगा 45 डेज फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन अपोजिट पार्टी। आपने अपोजिट पार्टी को जब सर्विस दिया उससे 45 दिन के अंदर अंदर डिस्पोजल करना पड़ेगा। कौन देगा? एग्जीक्यूशन जो करवा रहा है, ओके, यानी कि रेंट ट्रिब्यूनल। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहती है। अगर टीनेंट अपील फाइल करता है तब भी वो मीन प्रॉफिट जो अबोव काउंट किए गए हैं उसे देने होंगे। इट मे बी डिनाइड बाय एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल और कोर्ट अंडर देयर ऑर्डर्स। ठीक है, ये तब मना हो सकते हैं जब एआरटी या कोर्ट जो है एक स्पेशल ऑर्डर देगा। ओके, सेक्शन 20 आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए सेक्शन 21 प्रोसीजर एंड पावर ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड एआरटी, यानी कि एपिलेट रेंट ट्रिब्यूनल और रेंट ट्रिब्यूनल का क्या प्रोसीजर और उसकी क्या पावर होती है। बिल्कुल सिंपल है। देखिए फर्स्ट में बात करता है कि एविडेंस जो है वो एफिडेविट पे दिया जाएगा और आप एग्जामिनेशन करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे हम किसमें क्रॉस सीआरपीसी में भी पढ़े हैं वैसे ही यहाँ पे उनको कुछ पावर दी जाएंगी। ओके, यानी कि एग्जामिनेशन इन चीफ फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, तो ये सब यहाँ पे पावर इन दोनों को आरटी और एआरटी को दी जाएंगी। ओके, उसके बाद सेकंड बात करता है जो डॉक्यूमेंट फाइल होंगे उनका एक मार्क स्कीम बताई है, यानी कि पेटिशनर जो है उन डॉक्यूमेंट पे लिखेगा, यानी कि पहले पे EX1, EX2 एंड सो ऑन, और रेस्पोंडेंट जो है EXA1, EXA2, EXA3 और रेड इंक का यूज़ होगा। बस बाकी इस सेक्शन में कुछ खास नहीं है। उसके बाद है थर्ड सबसेक्शन में कहता है कि आरटी और एआरटी जो है वो सीपीसी से बाउंड नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की पावर हैं उनसे गाइड ज़रूर होंगे। उसके बाद आती हैं पावर्स वही होंगी, सम्मन आप भेज सकते हैं अटेंडेंस के लिए, विटनेसेस को बुलाने के लिए, पार्टीज़ को बुलाने के लिए, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी करवा सकते हैं और रिव्यू कर सकते हैं अपने डिसीजन को, और कमीशन को इशू कर सकते हैं किसके लिए? विटनेसेस या डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी कि जो अगर कोई दूर दराज में विटनेसेस हैं उसके लिए आप कमीशन भी, जैसे ऑर्डर 26 सीपीसी में होता है उस तरह से आप इशू कर सकते हैं। एक्स पार्टी डिसीजन भी आप दे सकते हैं, और अगर पार्टी मर जाए तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी ला सकते हैं, और जो भी मैटर प्रिस्क्राइब्ड होंगे। ठीक है, बाउंड नहीं है सीपीसी से, ध्यान रखना, बट नेचुरल जस्टिस ज़रूर फॉलो होना चाहिए। फोर्थ में बात करता है कि आरटी जो है वो एडजर्नमेंट नहीं दे सकता विदाउट रिटन एप्लीकेशन और रिकॉर्डिंग द रीज़न। ठीक है, तो आरटी शैल नॉट ग्राउंड एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग रीज़न। और फिफ्थ में बात करता है कि प्रोसीडिंग जो है आरटी और एआरटी के सामने वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी 193, 196, 228 ऑफ आईपीसी के तहत, और उन्हें सिविल कोर्ट समझा जाएगा किसके लिए? सेक्शन 195 और चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो ये हमारा 21 हो गया है। उसके बाद आता है 21A। 21A देखिए क्या कह रहा है। सेक्शन 21A, अब इसमें ए लग गया है, ऑब्वियसली अमेंडमेंट के तहत आए थे, कि जो प्रोसीजर और पावर है रेंट अथॉरिटी का वो क्या होगा, यानी कि 21 में जो आपने अभी पढ़ा वो सभी आप रिप्लेस कर दीजिए रेंट अथॉरिटी से, यानी कि उसके पास भी वही पावर और प्रोसीजर होगा जो आपने सेक्शन 21 में पढ़ा। सेक्शन 22 में एक मॉडल फॉर्म है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं, बस इसमें शेड्यूल के बारे में बताया है, ABC, एक बार उन्हें थोड़ा सा देख लेना, और अब DB ऐड हुआ था 17 में। ठीक है, उसके बाद आता है चैप्टर 5A, और ये अमेंडमेंट के तहत ही है, सेक्शन 22A से लेकर 22C तक, यानी कि रेंट अथॉरिटी को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, टीनेंसी एग्रीमेंट एंड पीरियड ऑफ टीनेंसी। सेक्शन 20A देखिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट अथॉरिटी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, और रैंक जो है SDO से ऊपर होना ज़रूरी होगा, और रेंट अथॉरिटी जो है उससे आप अपील
रेंट ट्रिब्यूनल में 60 डेज़ के अंदर अंदर कर सकते हैं। यानी कि रेंट अथॉरिटी ने कोई डिसीजन दिया, सपोज कीजिए कोई ऑर्डर दिया, तो उसका जो आप अपील है वो आप किस में दे सकते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल में विद इन 60 डेज। ठीक है। थर्ड में है कि एवरी ऑर्डर ऑफ रेंट अथॉरिटी शैल बी फाइनल एंड नॉट कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी सिविल कोर्ट इफ नॉट रिवर्स्ड, ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड बाय रेंट ट्रिब्यूनल। यानी कि जो भी ऑर्डर रेंट अथॉरिटी दे रही है वो फाइनल होगा अगर रेंट ट्रिब्यूनल उसे अपील में रिवर्स, ऑल्टर या मॉडिफाई नहीं करे तो। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 22B टेनेंसी एग्रीमेंट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब सेक्शन 1 कहता है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद पर्सन जो है शैल नॉट लेट एनी प्रीमाइसेस विदाउट एग्रीमेंट। इस अमेंडमेंट जो 2017 की हुई उसके बाद आप जो है लेट आउट नहीं कर सकते बिना जो राइटिंग में एग्रीमेंट होना ज़रूरी होगा। एंड वट एवर इन एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट में होगा आप रेंट अथॉरिटी को बताएंगे ज्वाइंटली बाय लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। ठीक है। सिंपल इसमें ये बात बताई है। उसके बाद देखना सेकंड सबसेक्शन की जो टेनेंसी अमेंडमेंट से पहले क्रिएट हुई है वो। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है 2017 से पहले ही आपने राइटिंग में करवाया हो और बी में हो सकता है ना राइटिंग में हुआ हो। तो ए में कहता है कि अगर राइटिंग में हुआ है एग्रीमेंट तो आप पर्टिकुलर जो होंगे वो इस अमेंडमेंट के बाद शेड्यूल डी के अकॉर्डिंगली रेंट अथॉरिटी को बता दोगे। बी में कहता है अगर राइटिंग में पहले नहीं था, जब वो एंटर हुई तो आप उसको अब राइटिंग में करवाएंगे। यानी कि 2017 से पहले अगर एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं था, अब आप उसको राइटिंग में करवा के शेड्यूल डी के अनुसार रेंट अथॉरिटी में देंगे। तो प्रोवाइडेड है वेयर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फेल्स टू प्रेजेंट एग्रीमेंट ज्वाइंटली देन दे शैल फाइल सेपरेटली द, यानी कि अलग अलग भी वो कर सकते हैं अगर वो ज्वाइंटली नहीं करते हैं तो। ठीक है। और थर्ड में बताया है जो ऊपर टाइम पीरियड है किस चीज़ का, राइटिंग में करवाने का एग्रीमेंट को और रेंट अथॉरिटी के पास शेड्यूल डी के अकॉर्डिंगली कम्युनिकेट करने का, वो टाइम पीरियड दोनों ही सेक्शन ए और बी में कितना होगा, 1 साल का फ्रॉम अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 2017 से। और फोर्थ में कहता है रेंट अथॉरिटी शैल मेक एंट्री ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ एग्रीमेंट। अब फोर्थ में ड्यूटी बताई है किसकी, रेंट अथॉरिटी जो है वो पर्टिकुलर्स जो हैं वो एंटर कर लेगी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 22B का फोर्थ सबसेक्शन। उसके बाद फिफ्थ में बात करता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 1 और 2 में एग्रीमेंट के रिगार्डिंग, उसको आप आगे एविडेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं कर रहे यानी कि राइटिंग में नहीं है तो कोई स्टेटमेंट है रिगार्डिंग इनकंसिस्टेंट उसके, तो आप वो एविडेंस नहीं देंगे। ठीक है। राइटिंग में है तो आप एविडेंस देंगे, अगर नहीं है एनी को और उसके रिगार्डिंग यानी कि नहीं है और उसके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट है इन एग्रीमेंट, अगर वो इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है, विद डिटेल्स, तो आप उसका एविडेंस नहीं देंगे। एविडेंस अगर है तो दे देंगे, नहीं होने का आप नहीं देंगे, सिंपल। सिक्स्थ में है रेंट अथॉरिटी अपलोडिंग टाइम जो है उसका 15 दिन होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी वेबसाइट पे अलॉट कर देंगे। सेक्शन 22C कहता है पीरियड ऑफ टेनेंसी, यानी कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट में एग्री करेंगे दोनों वो टाइम पीरियड होगा। और जो सेकंड में सबसेक्शन कहता है कि टेनेंट जो है रिन्यूअल भी करवा सकता है। जैसे मान लो उसको 3 साल का चाहिए था, ख़त्म हो गया वो, अब 3 साल से पहले पहले वो रिन्यू भी करवा सकता है। तीसरी में बात करता है अगर रिन्यू नहीं करवाता है सपोज और फिर भी किराए पे रह रहा है तो मंथ टू मंथ बेसिस पे समझा जाएगा कि वो रिन्यू उसने करवाया है, डीम्ड रिन्यूअल। ठीक है। अगर नहीं करवाता है तो डीम्ड माना जाएगा कब तक, 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने तक आप बिना भी उसे रिन्यूअल करवाए रह सकते हैं और वो माना जाएगा कि आपने रिन्यूअल करवा दिया है। कब तक टाइम पीरियड है, 6 महीने का। ओके। चैप्टर 5B बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ठीक है। 22D से लेके इसमें आपके
जी तक आते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ शायद लिखा नहीं है, ये रह गया है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 22D। 22D देखिए क्या कहता है, रिवीजन ऑफ रेंट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो पहले सबसेक्शन में कह रहा है कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है रिपेयर नहीं करवाता है, कोई प्रीमाइसेस में हो जाती है, तो वो इंक्रीज कर सकता है रेंट को, ठीक है। और इसके लिए वो, यानी कि कोई प्रीमाइसेस आपने रेंट पे दिया है और आपको रिपेयर करवाना है, ठीक है, और उसका जो पैसा है वो आप टीनेंट से ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग है ये बात, ठीक है। वेयर लैंडलॉर्ड रिपेयर्स नेसेसरी टू प्रीमाइसेस में इंक्रीज, तो वहाँ पे वो अगर कुछ करेगा तो वो इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो वो इंक्रीज जो है वो कब से लगेगा, कंप्लीशन ऑफ वर्क से 1 महीने से वो के बाद वो शुरू हो जाएगा, यानी कि काम खत्म हुआ रिपेयरिंग का और 1 महीने बाद स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड में है, अगर उसने कोई सर्विस डिक्रीज कर दी है तो टीनेंट रिडक्शन भी करवा सकता है। भाई इसने तो मेरी एक ये चीज़ कम कर दी, तो मान लो पानी की सुविधा सपोज उसने कम कर दी, तो या कुछ और भी चीज़, तो वहाँ पे वो रिडक्शन भी मांग सकता है कि भाई मैंने तो अपनी अलग मोटर लगवाई है, इसने मुझे ऐसे ऐसे ये पहले तो दी एमिनिटी, अब दी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड। उसके बाद है थर्ड, लैंडलॉर्ड जो है रिस्टोर या रिडक्शन कर सकता है। रिस्टोर यानी कि जो सेकंड में एमिनिटी छीन ली गई थी उसको या तो रिस्टोर कर देगा या रिड्यूस कर देगा। अगर रिड्यूस करता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो फोर्थ में वो दोनों रेंट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। रेंट अथॉरिटी चाहे तो कंसीलिएशन करवा सकती है या अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास कर सकती है, सिंपल है। सेक्शन 22E में कहता है रेंट अथॉरिटी टू फिक्स रिवाइज्ड रेंट इन सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 22D। 22D में जैसे दोनों आए और आपने जो जो ऑर्डर पास करने हैं, कंसीलिएशन अप्रोप्रिएट ऑर्डर करेंगे और फिक्स कर देंगे कि कब से आपको रेंट देना है, मतलब उसकी पावर बताई है। सेक्शन 22D में जो रेंट अथॉरिटी की पावर है वो क्या होगी, फिक्स और रिवाइज करने की, ये बताया है ई में, सिंपल। 22F में है सिक्योरिटी डिपॉजिट। नाम से ही समझ में आता है कि डिपॉजिट करवाना, यानी कि लैंडलॉर्ड जो है वो 1 महीने का किराया अगर ले रहा, 1 महीने का किराया एज अ सिक्योरिटी ले रहा है, ये तो होता ही है, ठीक है। आप जब भी आपने, अगर आप किराए पे रहे होंगे तो आपको पता होगा 1 महीने की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेते हैं और वो बाद में जब आप छोड़ के जाते हो तो आपको या तो वापस कर दी जाती है या लास्ट महीने का आप किराया नहीं देते हैं। तो ये उसी की बात करता है और कह रहा है लॉफुल है, ये अनलॉफुल नहीं होगा, वो ले सकता है 1 महीने का एडवांस की एज अ सिक्योरिटी में ले रहा हूँ। वो इसीलिए भी होता है कि सपोज़ आपने कोई नुकसान कर दिया, उसकी आप भरपाई नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में वो डिपॉजिट ले लेता है सिक्योरिटी के तौर पे। सेकंड में बात कर रहा है सिक्योरिटी रिफंड हो जाएगी टेनेंट की जब वो वैकेंट करके गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अगर नहीं रिफंड होती फिर वो अथॉरिटी के पास चला जाएगा, कौन, टेनेंट, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी थी। जी में बात कर रहा है 22G में, डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट विद रेंट अथॉरिटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। लैंडलॉर्ड जो है अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसे सेक्शन 5 में हमने एक्ट में पढ़ा, रिफ्यूज़ कर रहा है या रिसिप्ट नहीं दे रहा है, तो टेनेंट चला जाएगा रेंट अथॉरिटी के पास कि देखिए ये जो किराया है नहीं ले रहा है या रिसिप्ट नहीं दे रहा है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है सेकंड में, अगर डाउट है अबाउट द पर्सन कि मतलब टेनेंट को नहीं पता कि इसे देना चाहिए या नहीं, उस सिचुएशन में भी वो रेंट अथॉरिटी को डिपॉजिट दे देगा। तीसरे में प्रोसीजर है कि डिपॉजिट होने के बाद रेंट अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेगी केस को और पास करेगी ऑर्डर, यानी कि लैंडलॉर्ड क्यों नहीं ले रहा है, रिसिप्ट क्यों नहीं दी है, या वो पर्सन कौन है जो जिसको पे करना है या नहीं उसके बारे में, ठीक है, वेयर अबाउट्स निकालने। फोर्थ में है अमाउंट डिपॉजिटेड शैल बी अकाउंटेड फॉर इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड कीप इन पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में वो डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। फिफ्थ में है रिसिप्ट बाय लैंडलॉर्ड ऑफ रेंट अंडर 1 और 2 नॉट ऑपरेट एज एडमिशन टू करेक्टनेस ऑफ रेंट। देखो क्या कह रहा है कि अगर रिसिप्ट जो लैंडलॉर्ड ने नहीं दी 1 और 2 में, तो वो एडमिशन के तौर पे नहीं होगी कि देखो मैंने तो इसको नहीं दी थी, तो ये इसका मतलब इसके जो है जो बेनिफिट ऑफ डाउट मुझे मिलना चाहिए, इसे नहीं, ये इस तरह का एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। कि हाँ किराया तो
मतलब ठीक था और इसने रिसिप्ट मैंने नहीं दी, तो इसका जो कारण था वो वाजिब था। एक तरह से इस तरह की चीज़ आप मान लीजिए कि मैंने रिसिप्ट नहीं दी और वाजिब कारण था, इस तरह की एडमिशन नहीं ली जाएगी। सिंपल। चैप्टर 6 डील करता है 23 और 24 से। सेक्शन 23 में कहता है लैंडलॉर्ड जो है नॉट टू डिसकंटिन्यू और विद होल्ड एमिनिटीज़। एमिनिटीज सुख सुविधाएं 2A में हमने पढ़ा था, इंजॉयड बाय द टेनेंट। यानी कि लैंडलॉर्ड जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं करेगा कोई एमिनिटी, तब करेगा रेंट अथॉरिटी की परमिशन लेकर, और दैट अथॉरिटी ग्रांट परमिशन अगर सेटिस्फाई होती है कि भैया एमिनिटीज़ के लिए टेनेंट जो है पे नहीं करता है। सेकंड में बात कर रहा है रेंट अथॉरिटी जो है ऑर्डर करेगी एज पेटिशन बाय लैंडलॉर्ड और टेनेंट आफ्टर हियरिंग दैम, यानी कि उनको सुनने के बाद। थर्ड में है पेंडेंसी के दौरान इंटरिम ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं रेंट अथॉरिटी के द्वारा। फोर्थ में है समरी मैनर होगा, 60 दिन के अंदर अंदर पेटिशन प्रेजेंट होने के 60 दिन के अंदर आपको डिस्पोज करनी होगी। सेक्शन 24 बात करता है ड्यूटीज ऑफ टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, यानी कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज होंगी। पहली है 5% ईयरली रेंट जो है टेनेंट रिपेयर करवा सकता है अगर 5% तक, यानी कि ईयरली रेंट मान लो आपका 100 रुपये था, ठीक है, 5 रुपये का रिपेयर करवाना है तो टेनेंट देगा। अगर 6 रुपये का हो जाता है तो लैंडलॉर्ड देगा। सिंपल। 5% से एक्सेस में हो गया तो कौन देगा? लैंडलॉर्ड देगा। यानी कि बड़ा खर्चा है इसका, ये अनुमान है सीधा सा कि 5% तक तो दे देगा ईयरली रेंट पे टेनेंट, अगर कोई रिपेयरिंग है एक्सेस में हो जाएगा तो लैंडलॉर्ड देगा। अगर लैंडलॉर्ड नहीं करवाता है 15 दिन के अंदर अंदर कुछ रिपेयर जो टेनेंट चाह रहा था कि भैया इसका 5% से ज़्यादा बन रहा था, इसने करवाया नहीं, तो रेंट अथॉरिटी के पास जा सकता है। सेट ऑफ का ऑर्डर जो है रेंट अथॉरिटी पास करेगी, यानी कि सेट ऑफ ऐसे कि रिपेयरिंग करवा लेगी और किराया जो है वो उसमें से काट लेगी, यानी कि किराया जो है रिपेयरिंग में लगा देगी किसका? टेनेंट वाला। सेकंड बात करता है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 का 2, 3, 4 ऊपर जो हम पढ़ के आए वो रेंट अथॉरिटी पे भी अप्लाई होंगे, यानी कि रेंट अथॉरिटी ऊपर वाले जो समरी मैनर ड्यूरिंग पेंडेंसी इंटरिम ऑर्डर ये पास ऊपर कर सकती है। सिंपल। सेक्शन 24 से कहता है डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 23 और 24, यानी कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स हैं आरटी के आगे और वो कंटिन्यू चल रही हैं और अब अमेंडमेंट के बाद आ गई हैं अथॉरिटी के पास, तो यानी कि 17 से पहले हो रही थी रेंट ट्रिब्यूनल उन केसेस को सुलझा रहा था जो अब रेंट अथॉरिटी को मिले हुए हैं, ठीक है, तो वो बाद में भी उनको कंटिन्यू करेगा। इसका मतलब ये है, ये जो है प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होगा अमेंडमेंट का। आगे के जो ये रेंट वाले अथॉरिटी के पास आएंगे मुकदमे, पेटिशन जो आएंगी उनको प्रोस्पेक्टिव यानी कि अमेंडमेंट के बाद जो आई उन पे फॉलो करेगा। जो पहले हैं और रेंट ट्रिब्यूनल के पास थे तो वो इस तरह से डील करेंगे जैसे कि ये अमेंडमेंट हुई ही ना हो। सिंपल। चैप्टर फिर 7 लास्ट है, इसमें कुछ नहीं है, केवल मिसलेनियस है। और 25 में जो है इंस्पेक्शन है, कौन करता है? लैंडलॉर्ड 7 दिन का नोटिस देकर 3 महीने में एक बार करवा सकता है, ठीक है, सिंपल। 7 डे का नोटिस होगा और 3 महीने में एक बार वो इंस्पेक्ट कर सकता है क्योंकि उसी का प्रीमाइसिस है। सेक्शन 26 में कह रहा है मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ ट्रिब्यूनल टू पब्लिक सर्वेंट एंड देयर कंट्रोल, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एम्प्लॉय जो होंगे सेक्शन 21 आईपीसी में जो पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है उसी के अंदर आएंगे। और डिसिप्लिनरी कंट्रोल किसका होगा? उनके ऊपर, यानी कि आरटी वगैरह एआरटी के ऊपर, अथॉरिटी के ऊपर किसका होगा? हाई कोर्ट का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ जो अपीलेंट रेंट ट्रिब्यूनल का है वो रेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर सुपरिटेंडेंस और कंट्रोल भी करेगा। फोर्थ में है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जो है रेंट ट्रिब्यूनल के और एआरटी के, वो राजस्थान सबऑर्डिनेट कोर्ट मिनिस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट रूल 1986 के तहत काम करेंगे। और जो वहाँ पे क्लास 4 के वर्कर हैं उनके ऊपर राजस्थान क्लास 4 सर्विस रूल 1999 डील करेगा। और उसके बाद है सेक्शन 26A जो है रेंट अथॉरिटी की बात करता है कि जो रेंट अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं रेंट अथॉरिटी के, वो पब्लिक सर्वेंट होंगे लाइक सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, और गुड फेथ में वो जो भी काम करें उनके खिलाफ कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। और लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 27 में कहता है अप्लाई होगा
सेक्शन 28 ऐसे याद कर लेना, कोर्ट फी कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 28 में, प्रीलिम में पूछा जा चुका है। इसमें इतना 1 2 3 4 ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये याद रखना सेक्शन 28 में कोर्ट फी है। सेक्शन 29 में एक्ट टू हैव ओवर राइडिंग इफेक्ट, यानी कि इस एक्ट का जो है ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा किसी और एक्ट पे, ठीक है। यानी कि इस प्रोविज़न, जो एक्ट के प्रोविज़न हैं वो किसी और एक्ट के रहते हुए भी यही जो है ओवरराइड इफेक्ट होगा, मतलब यही सुपरसीड करेंगे। और 30 में है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, कोई डिफ़िकल्टी अराइज होती है सिंपल स्टेट गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके और आपके जो इनकंसिस्टेंट रूल हैं उनको लाकर डिफ़िकल्टी को रिमूव कर देगी। डिफ़िकल्टी कैसी, यानी कि किसी एक्ट के प्रोविजंस क्लैश हो रहे हैं आपस में, तो वो पब्लिश कर देगी ऑफिशियल गजट में टू रिमूव देयर डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। और कमेंसमेंट, यानी कि 2001 में जब कमेंसमेंट हुई तो उससे 3 साल के बाद नहीं ऑर्डर लिया जाएगा। और 31 में पावर टू मेक रूल, ये भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और 32 में रिपील और सेविंग। सो इसी के साथ हमारा राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 कंप्लीट हो जाता है विद अमेंडमेंट्स ऑफ 2017। आई होप आपको ये 4 वीडियो जो हमने कवर की हैं अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।